दोस्तों ये कहानी कंटिन्यू है। अगर अभी तक आपने प्रीवियस एपिसोड्स नहीं देखे चैनल पर वो आपको मिल जाएंगे। सब्सक्राइब करना ना भूले और चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो एली यानी कैनी की माँ से बात करते समय जेड के दिमाग में एक आइडिया आया। ये लोग सिग्नल भेजना चाहते थे, इन्हें चाहिए था एक पावर सोर्स जो इनके पास नहीं था। मगर जेड जिम के घर आता है, एक टेबल लैंप लेता है और उन्हें दिखाता है कि हम किसी वायर या प्लग का इस्तेमाल नहीं कर सकते, पर अगर हम लैंप की उस जगह से करंट ले जहां से ये बल्ब लगा है तो हमें वो एनर्जी मिल सकती है। वो एक हेयर ड्रायर से ये बात साबित करता है। अब इन्हें ऊर्जा मिल चुकी थी, देर थी तो बस उस टावर को लगाने और सिग्नल भेजने की। फिर ये सभी लोगों को डाइनर में इकट्ठा करते हैं और उन्हें इस नए आइडिया के बारे में बताते हैं। अब इन्हें वायर्स ढूंढने थे जो इनके पास कड़ी गाड़ियों में मिल जाएंगे और लैंप से वायर को अटैच करना है। कैनी क्रिस्टी से अपने प्यार का इजहार भी करता है, मगर क्रिस्टी अभी भी कंफ्यूज थी। वो बता देती है कि मैं एंगेज्ड हूँ। एलिस फातिमा को शादी के लिए प्रपोज करता है। हालांकि ये लोग इतनी जल्दी शादी नहीं करना चाहते थे, पर एलिस को अपने पिता ने कह दिया था कि बस अब फातिमा से शादी कर लो। टाउन के सभी लोग बस इस रेडियो वाले काम में लगे थे, इसलिए ये काम एक दिन में ही पूरा हो जाता है। शाम होने से पहले जब रेडियो को ऑन करने का समय आता है तो जेड फिर से चला गया। असल में वो एली के पास आता है। एली बहुत स्ट्रिक्ट औरत थी, मगर अपने पति से वो बहुत प्यार करती थी। अब भी वो उसे याद कर रही थी। बात समझाने के लिए जेड अपनी एक कहानी सुनाता है कि जब मैं छोटा था मैं अपने दादी के साथ फ्रांस में रहता था। मैं बहुत खुश था। 12 साल का था मैं जब वो इस दुनिया से चली गई। फिर मुझे लेने अंकल आए, वो अमेरिका में रहते थे, इसलिए मुझे भी वहां जाना था, मगर मैं जाना नहीं चाहता था। मेरी दादी का फ्रांस में कोई नहीं था। हालांकि वो मर गई थी मैं जानता था, फिर भी मुझे ऐसे महसूस हो रहा था जैसे मैं उसे अकेला छोड़कर जा रहा हूँ। एयरपोर्ट पर मैं बहुत रो रहा था। एक बहुत अच्छी औरत मेरे पास आई, कुछ खाने के लिए खरीदा, फिर मुझसे रोने की वजह पूछी। मैंने बता दिया। उस औरत ने मुझसे कहा कि हम जहाँ भी जाए हमारे प्यारे हमारे साथ ही रहते हैं। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि आप हौसला रख के, आप जहाँ भी जाए वो आपके साथ ही रहेंगे। ये बातें सुनकर एली उसे गले से लगाती है। असल में एली बाहर से जितनी सख्त लग रही थी अंदर से नहीं थी। दिन गुजरने को था, टावर पूरा हो चुका था, सभी लोग बहुत खुश थे, मगर एक खतरनाक तूफान इस ओर आ रहा था। जैसे ये जगह नहीं चाहती कि ये लोग यहाँ से चले जाए। मौका समझकर ये लोग अंधेरा होने से पहले ही रेडियो से संपर्क करने की कोशिश करते हैं, मगर तेज बारिश शुरू हो गई। सभी लोग कॉलोनी हाउस में भाग गए। डोना भी जिम से कह रही थी कि बहुत हुआ, इसे बंद करो, मगर जिम नहीं मान रहा था। दोस्तों ठीक इसी समय टेबेता अपने घर में थी और वो अभी भी उस गड्ढे को खोद रही थी। वो जानना चाहती थी कि ये बिजली कहाँ से आती है। जिम का यहाँ किसी से संपर्क हो जाता है। दूसरी तरफ से एक आदमी की आवाज थी। जिम और डोना बहुत खुश थे। बारिश की वजह से बाकी लोग कॉलोनी हाउस में जा चुके थे। जिम जब उससे मदद मांगता है वो आदमी जिम का नाम जानता था और वो ये भी कहता है कि तुम्हारी पत्नी को वो गड्ढा नहीं खोदना चाहिए था। ये सुनकर जिम को शक होने लगा। रेडियो वहीं छोड़कर वो अपनी घर की तरफ भागता है, मगर देर हो चुकी थी। असल में टेबेता गहराई में जा चुकी थी। घर के नीचे टनल्स का एक बहुत बड़ा सिस्टम था। वहां पर टेबेता को विक्टर मिलता है जो असल में टेलीपोर्ट होके यहाँ पहुंच गया था। वो टेबेता की मदद के लिए आता है और उसे कहता है कि शोर मत करना, ये उन राक्षसों का घर है, वो अभी सो रहे हैं। और दीवारों पर बहुत से सिंबल्स बनाए गए थे जो असल में उन्हीं दरिंदों ने बनाए थे। जो गड्ढा टेबेता ने खोदा था उस पर ढेर सारा सामान गिर चुका था। जिम जब घर पहुंचता है उसे अपनी पत्नी नहीं मिलती। वो बहुत आवाजें लगाता है। सामान गिर चुका था। जिम को फिक्र होने लगी कि शायद वो सामान के नीचे दब गई है। वहां कॉलोनी हाउस में तूफान की वजह से घर टूट रहा था। कुछ लोग जख्मी भी हुए। इसमें कोई शक नहीं कि ये जगह या इस जगह की शक्ति इन लोगों को जाने से रोक रही है। जंगल में दिखाया जाता है कि बॉयड और सेरा अभी भी उसी टेंट में हैं। कल रात कोई चीज इन्हें दूसरी जगह ले आई, फिर इन्हें दिखी तेज रोशनी। सुबह होती है तो बॉयड और सेरा टेंट से बाहर निकलते हैं। ये देखकर वो हैरान रह गए कि जंगल के जिस एरिया में वो मौजूद है वहाँ हर तरफ मकड़ियों का जाल है।
ये लोग तो जैसे किसी भूल भुलैया में फंस गए हो। बॉयड कहता है कि मैंने वो रोशनी देखी थी और हमें उसी दिशा में जाना होगा। सेरा अभी भी वापस जाने की बात कर रही थी कि हमें इतनी दूर नहीं आना चाहिए था। उस आवाज ने ये भी कहा कि मेरा भाई नेतन सही था, अगर तुम इस जगह से निकलने की कोशिश करोगे तो ये तुम्हारे फैसले को बदलने की हर मुमकिन कोशिश करेगी। सेरा पूछती है कि ये पैशन लव्स कौन है, तो बॉयड जवाब देता है कि ये मेरा निकनेम है, ये मिलिट्री में मुझे दिया गया था। इस नाम के बारे में सिर्फ एलिस और मेरी पत्नी एबी जानती थी। सेरा पूछती है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारी मरी हुई पत्नी हमें सही रास्ता दिखाने की कोशिश कर रही है। बॉयड कहता है कि मुझे इन बातों पर विश्वास नहीं। तभी बॉयड को एक औरत की आवाज सुनाई दी जो मदद मांग रही थी। ये आवाज सिर्फ बॉयड को ही सुनाई दी, सेरा को नहीं। जैसे ही वो उस तरफ भागता है, देखता है कि उसकी पत्नी एबी मकड़ियों के जाल में फंसी है और उसकी काफी बुरी हालत है। अचानक से वो बॉयड का हाथ पकड़ लेती है। ऐसा होता ही बॉयड को वहां कोई नजर नहीं आता, मगर ढेर सारी मकड़ियां जमीन से निकलकर उसके शरीर को काटने लगी। बॉयड जल्दी से अपनी शर्ट उतारता है। सेरा भी उसकी मदद करती है, मगर मकड़ियां उसे काट चुकी थी। शाम होने को थी। यहाँ ये लोग जंगल में भटक चुके थे। बॉयड को वापस जाने का रास्ता नहीं मालूम था और वहाँ टाउन में उन लोगों ने टावर लगा दिया था। मतलब दोनों ही तरफ यहाँ से निकलने की कोशिश जारी थी। टाउन में क्या हुआ वो तो हम पहले ही देख चुके हैं। यहाँ जंगल में मकड़ियों के काटने से बॉयड की तबीयत खराब हो रही थी। वो बहुत गुस्सा था, इस जगह को गालियां दे रहा था कि ये जगह हमारे दर्द और तकलीफ से मजा लेती है। सेरा बॉयड को संभालती है और कहती है कि मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। खैर चलते चलते दोनों एक पहाड़ी के करीब पहुंच गए और वहां दूर एक लाइट हाउस था। ये लाइट हाउस इन लोगों ने पहली बार देखा था। इन दोनों को वहां जाना था। सेरा को वो छोटा लड़का लीड कर रहा था जो ईथन को भी दिखता है और विक्टर को भी। मगर लाइट हाउस पहुंचने से पहले ही तूफान आ जाता है। अपनी जान बचाने के लिए सेरा पहले तो बॉयड को उस पेड़ में भेज देती है, वही पेड़ जो चीजों को दूसरी जगह पहुंचा देता है। बॉयड जैसे ही उसके अंदर जाता है वो एक अजीब सी जगह में फंस गया। चारों ओर दीवार थी और ऊपर जाने का बस एक ही रास्ता था, मगर बॉयड बहुत गहराई में था। सेरा कहाँ गई आगे जानेंगे। इस बार शुरुआत होती है बॉयड के एक डरावने सपने से। वो टाउन में था, शाम होने वाली थी। वो घंटे को बजा रहा था, मगर टाउन में एक भी इंसान नहीं है। मौसम भी खराब था। बॉयड को एक अजीब सा एहसास होता है। तभी उसके हाथ कांपने लगे और इसी के साथ उसकी आंख खुली। असल में वो उसी कुएं में फंसा था। बाहर आने की वो बहुत कोशिश करता है, मगर कोई फायदा नहीं। बार बार वो नीचे गिर रहा था। वो मदद के लिए आवाजें भी लगाता है। वो सेरा को आवाज लगाता है कि क्या तुम वहाँ हो सेरा? तुमने कहा था ना कि मैं इस पेड़ में जाऊं तो सुरक्षित रहूंगा। मुझे नहीं लगता मैं ठीक हूँ। चलिए आगे देखते हैं बॉयड के साथ क्या होता है। अब जाते हैं टाउन में। टाउन वालों के हालात बुरे थे। उन्होंने टावर लगाने की कोशिश की। ये कोई आम जगह तो है नहीं। उनकी इस हरकत से यहाँ चीजें बिगड़ने लगी। तूफान इस कदर खतरनाक था कि टावर का तो सत्यानाश हो गया। कॉलोनी हाउस भी टूट रहा था। कुछ लोग जख्मी भी हुए। सभी लोग जान बचाने की कोशिश कर रहे थे। जिम अपने घर की तरफ भाग चुका था क्योंकि रेडियो पर उसे किसी अनजान आदमी की आवाज सुनाई दी जिसने कहा था कि तुम्हारी पत्नी को वो गड्ढा नहीं खोदना चाहिए था। घबराया हुआ जेट कॉलोनी हाउस में आता है और डोना से कहता है कि डाइनर के करीब एक बस आकर रुकी। ये सच था। अब टाउन में नए लोग आए। एक पूरा का पूरा बस जिसमें कई पैसेंजर्स थे। उनकी कहानी भी वही है। उन्हें पता ही नहीं कि वो यहाँ फंस गए। खैर बस का वो सीन हमें दिखाया जाता है जब वो इस टाउन में दाखिल हुए। उसी बस में एक लड़का था एल्चन। एल्चन जब इस टाउन को देख लेता है वो घबरा गया। अपनी सीट से उठता है और बार बार कह रहा था कि बस को अभी रोको। डर के मारे वो रैंडल नामी लड़के के शर्ट पर उल्टी करता है। मजबूरन बस रोकनी पड़ी। बस की ड्राइवर एक औरत थी। ये वो समय है जब यहाँ बारिश हो रही थी। खैर पैसेंजर्स बस से उतर जाते हैं। टाउन के बाकी लोग अब कॉलोनी हाउस में थे। जेड ने उन्हें खबर कर दी थी। इन्हीं पैसेंजर्स में से एक बुजुर्ग औरत भी थी जो काफी खुश लग रही थी। वो बारिश में नाच रही थी। एल्चन नामी लड़का अभी भी बस के अंदर था। इन लोगों में एक नर्स भी थी जो एल्चन का चेकअप कर रही थी। अब बारिश थम गई।
रेंडल नामी वो लड़का एल्जन से झगड़ा करने भी आता है, मगर एल्जन उससे माफी मांगता है। सभी में सिर्फ एल्जन ही था जिसे अंदाजा हो चुका था कि ये जगह खतरनाक है। इतने में एलिस और टॉम वहां पहुंच जाते हैं और इन लोगों से कहते हैं कि आप फिक्र ना करें, डाइनर खोल दिया जाएगा, आप यहाँ थोड़ी देर आराम करें, हम आपको सब समझा देंगे। मगर इनमें से किसी को भी अंदाजा नहीं था। जब जिम रेडियो छोड़कर अपने घर की तरफ भागा तब जूली ने ये देख लिया था, इसलिए वो कॉलोनी हाउस से निकलकर अपने घर की तरफ भागती है। वहां पहुंचकर वो देखती है कि उसके पिता मलबा हटाने की कोशिश कर रहे हैं और उसकी माँ वहां नहीं है। वो घबरा गई और रोने लगी, मगर जिम उसके पास आता है, उसे समझाता है कि देखो बेटा, तुम्हारी माँ बिल्कुल ठीक होगी, बस तुम जाओ और मेरे लिए मदद ले आओ। जूली बाहर आती है, टॉम और एलिस से मदद मांगती है कि मेरी माँ मलबे तले दब गई है, तुम लोग मेरे पिता की मदद करो। ये बात वो नए लोग भी सुन लेते हैं, इसलिए जेक और रेंडल नामी लड़के टॉम के साथ जाते हैं। एलिस भी जाना चाहता था मगर उसका हाथ जख्मी था। एलिस जूली को भी अपने साथ रोकता है कि तुम्हें शांत रहना होगा, वो तुम्हारी माँ को निकाल लेंगे। टॉम उन दो नए लोगों के साथ जिम की मदद करने जाता है। जिम जब इन दो नए लोगों को देखता है, पूछता है कि आखिर ये कौन है, तो उनमें से एक लड़का कहता है कि हमारी बस यहाँ रुकी है। ये जानकर जिम को बहुत हैरानी होती है। खैर ये लोग गड्ढे में फंसे सामान को धीरे धीरे निकालने लगे, मगर जिम को टेबिथा की कोई आवाज नहीं आ रही थी। बाहर वो बस ड्राइवर अपने पैसेंजर से कहती है कि हम कुछ समय में निकलने वाले हैं। असल में उसे पता ही नहीं कि अब वो हमेशा के लिए यहाँ फंस गए। इतने में केनी, डोना और बाकी लोग आते हैं। केनी डाइनर को खोल देता है ताकि किसी तरह इन लोगों को समझाया जा सके। डोना ड्राइवर से बात करती है, मगर वो उसकी बात कहाँ मानने वाली थी। कुछ देर बाद वो नर्स, जिसका नाम मेरियल है, वो एल्जिन नामी लड़के को बस से बाहर ले आती है। एल्जिन की तबीयत अब भी ठीक नहीं थी। अचानक उसे दौरा पड़ता है। केनी इनकी मदद के लिए भागता है और अगर आपको याद हो दोस्तों, तो सेम ऐसा ही कभी कभी सेरा के साथ भी होता है और ईथन के साथ भी हो चुका है। कॉलोनी हाउस में जेड अपने लिए एक सिगरेट बना रहा था, तब उसके पास छोटा ईथन आता है और उससे सवाल करने लगा। जेड पहले तो उसे जाने का कहता है, फिर पूछता है कि तुम विक्टर के दोस्त हो ना, क्या तुम्हें मालूम है उसका कमरा कहाँ है। ईथन उसे कमरे तक ले जाता है और जेड वहाँ कुछ ढूंढने लगा। ईथन उसे कहता है कि विक्टर को ये अच्छा नहीं लगेगा, उसके सामान को मत छेड़ो, मगर जेड कहता है कि माफ करना बच्चे, मगर तुम्हारा दोस्त विक्टर वो तो कब का मर चुका है। ईथन उसे कहता है कि तुम गलत हो, हम सभी एक कहानी का हिस्सा है और हम में से हर कोई अपना काम कर रहा है, जैसे कि विक्टर अपना और तुम अपना। जेड उसे बताता है कि जब से मैं यहाँ आया हूँ मुझे एक सिंबल नजर आ रहा है, मैं उसे अपने दिमाग से निकाल नहीं पा रहा। मैं जानने की बहुत कोशिश कर रहा हूँ कि आखिर इसका मतलब क्या हो सकता है। मुझे एक जर्नल मिला, असल में वो केनी की माँ ने मुझे दिया था, उसमें भी यही सिंबल बने थे। मुझे एक तस्वीर मिली, वो ईथन को भी दिखाता है, जिसमें छोटा विक्टर था। यही वजह थी कि जेड विक्टर के बारे में बार बार पूछ रहा था, क्योंकि उसे जानना था कि वो आदमी कौन है और उसके साथ क्या हुआ था। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि जब जिम और बाकी सब गड्ढे को खाली कर रहे थे, धीरे धीरे वो घर भी टूटने लगा। निकलने से पहले ही पूरा का पूरा घर टूट चुका था और वो लोग उसमें फंस गए। खैर सभी लोग मदद के लिए भागते हैं, सिर्फ रेंडल को ही बाहर निकाल दिया गया। क्रिस्टी उसका चेकअप कर रही थी और तभी उसकी नजर मेरियल पर पड़ी। मेरियल असल में वही लड़की है जिससे उसकी मंगनी हुई थी। दोनों एक दूसरे को देखकर रोने लग जाते हैं, फिर एक दूसरे के गले लगते हैं। केनी ये देख लेता है, वो समझ चुका था कि उसका पत्ता तो कट गया, क्रिस्टी तो हाथ से गई। फंसे लोगों में सिर्फ रेंडल को ही निकाला गया था। जिम, टॉम और वो नया लड़का जैक अभी भी फंसे थे। जूली बहुत परेशान थी, वो अपने पिता को आवाजें लगा रही थी, मगर खुशकिस्मती से वो जिंदा थे। डोना सभी से कहती है कि हमें मलबा हटाना होगा। टॉम भी जिंदा था, मगर वो नया लड़का होश में नहीं था। अब जैसे जैसे लोग मलबा हटाते रहे, जिम को एहसास होने लगा कि अगर ये लोग जल्दी जल्दी काम करें तो इससे बाकी का जो मलबा है वो इन पर गिर जाएगा और इनकी मौत हो जाएगी। इसलिए वो उन्हें रोकता है और कहता है कि सब बहुत आराम से करना होगा, शाम होने में बस कुछ घंटे है। इसलिए जिम कहता है कि तुम लोग कल से शुरू करना, वैसे भी जितना ज्यादा हम फंसे होंगे इतना ही उन दरिंदों से बचे होंगे।
ना चाहते हुए भी जूली को अपने पिता की बात माननी पड़ी। बस की जो ड्राइवर थी एंजेला, वो अपने पैसेंजर से कहती है कि हमें अब यहाँ से जाना होगा, अगले टाउन से हम इनके लिए मदद भेज देंगे। डोना और केनी सबको समझाने की बहुत कोशिश करते हैं, मगर जब कोई नहीं मान रहा था तो डोना गन लिए बस के टायर्स को शूट करती है। इससे लोग घबरा जाते हैं और कुछ तो जंगल की तरफ भाग गए। बचे लोगों को केनी और डोना डाइनर में ले गए। फातिमा जब देखती है कि कुछ लोग यहाँ से भाग गए, वो उसके पीछे जाती है क्योंकि अंधेरा होते ही उनकी जान चली जाएगी। अब जाते हैं बॉयड के पास जो उस कुएं में फंसा था। खैर कुछ समय के बाद उसे किसी की आवाज सुनाई दी। वो आवाज पूछती है कि क्या तुम रियल हो? बॉयड जवाब देता है कि हाँ मैं रियल हूँ, पर क्या तुम रियल हो? वो आदमी जो बाहर था कहता है कि तुम्हें वहां से बाहर निकलना होगा। बॉयड कहता है कि मैं बाहर नहीं आ सकता, मुश्किल है ये। इसलिए वो आदमी एक रस्सी फेंक देता है। बॉयड उसके सहारे बाहर निकल आया, मगर जिस आदमी ने रस्सी फेंकी थी उसने ये भी कहा था कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा जरूर, मगर बदले में तुम मेरी मदद भी करोगे। बॉयड ने वादा किया था कि जो भी तुम चाहो बस मुझे यहाँ से निकाल लो। बाहर आने के बाद वो एक अजीब से कमरे में था। ये कोई कैदखाना लग रहा था। सामने ही एक कमजोर सा बूढ़ा आदमी था जिसे बेड़ियों से बांधा गया था। वो कहता है कि निकलना तो बहुत मुश्किल था। बॉयड के हाथ में गन देकर वो आदमी खुश था। खैर अब ये आदमी कौन है, यहाँ क्यों है और ये बॉयड से क्या चाहता है, आगे जानेंगे। अब यहाँ से हम टेबेथा की कहानी पर ध्यान देंगे। तो जब वो गड्ढे में गिर गई, वो एक अजीब से डरावने टनल सिस्टम में पहुंच गई। खुशकिस्मती से वो वहाँ अकेली नहीं थी, विक्टर उसे मिल गया। विक्टर ने कहा था कि ये जगह असल में उन राक्षसों का घर है, वो अभी सो रहे हैं, हमें खामोशी से जाना होगा। ये एक भूल भुलैया थी और शायद विक्टर को ही निकलने का रास्ता मालूम था। जब टेबेथा विक्टर से पूछती है कि आखिर तुम यहाँ कैसे पहुँचे, तो विक्टर बताता है कि मैं उस जादुई पेड़ के जरिए, मुझे नहीं पता था कि वो मुझे यहाँ इस डरावनी जगह में ले आएगा। विक्टर और टेबेथा खामोशी के साथ आगे बढ़ रहे थे। रास्ते में उन्हें बहुत सा सामान भी मिला, इंसानों का सामान, जिसमें कुछ तो बहुत पुराना था, और वो राक्षस जो अपने असली रूप में थे, मगर इस समय वो सो रहे थे। फिर एक जगह जब विक्टर को एक पुतला नजर आता है तो वो डर गया, वो वहीं बैठ जाता है। टेबेथा उसे शांत करती है, पूछती है कि विक्टर बताओ अब हमें कहाँ जाना है, मगर विक्टर रोने लगा कि मुझे डर लग रहा है। वैसे सबसे ज्यादा तकलीफ इस जगह ने विक्टर को ही दी है। बचपन से वो ये पागलपन देख रहा है। उसने अपनी माँ को खो दिया और अनगिनत मौतें देख चुका है। खैर टेबेथा उसे अकेला नहीं छोड़ती, दोनों को यहाँ से निकलना ही था, क्योंकि जैसे ही शाम हो जाएगी ये मॉन्स्टर्स जाग जाएंगे और ये तो उनका घर है, फिर इनका बचना नामुमकिन है। खैर चलते चलते इन्हें सोए हुए राक्षस भी नजर आए। अब वो जागने वाले थे। फिर ये एक ऐसी अंधेरी जगह में पहुंच जाते हैं जहाँ पत्थरों का एक पजल बनाया गया था। सामने ही एक छोटा सा केज था जिससे पत्थर का एक गोला बाहर आता है और उस पजल को खराब कर देता है। राक्षस जागने लगे थे। वो धीरे धीरे इन दोनों की ओर बढ़ रहे थे। टेबेथा को जमीन पर पानी नजर आया, जिसका मतलब कि ये बाहर से आया होगा। उसी पानी का पीछा करते हुए ये लोग एक छोटे रास्ते से बाहर निकल आते हैं जंगल में। अभी ये लोग टाउन से बहुत दूर थे और अंधेरा होने वाला था। टेबेथा को तो रास्ता नहीं मालूम था, मगर विक्टर रास्ते अच्छी तरह से जानता था, इसलिए वो कहता है कि हमें इस तरफ जाना होगा, शाम होने वाली है। देखते हैं कि ये लोग जिंदा बच पाएंगे या नहीं, और उन लोगों का क्या जो डोना से डर के भाग गए। ये कहानी कंटिन्यू है दोस्तों, तो जुड़े रहिए।